Wait for 5 minutes, then start. ओके ओके। कैन वी स्टार्ट? Yeah, you can start. ओके। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके। तो आज अपना वीक 5 to 8 क्विज 2 का रिवीजन है। तो उसमें अपन देखेंगे कि वीक 5 से 8 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं
और उन पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एजेंडा आपका अपना आज का यही कि टॉपिक्स, एक आध दो एग्जाम्पल और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन मतलब कि पीवाईक्यू वाले होंगे जो कि क्विज 2 में पूछे गए हैं, तो वही रहने वाला है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हो, आप या फिर बोल के भी पूछ सकते हो। ओके, वेरिएबल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को मैं डिनोट करूंगा C.R.V से। ठीक है, तो ये होता क्या है, उनने बोल दिया कि x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अपन को उसका फंक्शन डिफाइन करना है। x उन्होंने बोल दिया कि अपने पास कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है विथ CDF। इसका क्या है, CDF इज f ऑफ x एंड PDF इज स्मॉल f ऑफ x। ठीक है, now y is equal to gx is any function। okay, and probability of y, मार्जिनल की अपनी क्या होगी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू y, एंड y को y अपना क्या है, gx है, तो अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ gx इज लेस देन इक्वल टू y। एंड सेम चीज को अपन डिनोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू सम x एंड gx इज लेस देन y। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन इसको एग्जांपल से समझेंगे। ओके, एंड फिर सेकंड चीज अपने पास क्या है इसमें, CDF। CDF तो शायद वीक 4 का टॉपिक है, और इसमें आपने देखा वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अगर ये इनके पास ज्वाइंट PDF दे रखी है तो आप इसका मार्जिनल बताइए, जस्ट लाइक और एक अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या थी अपने पास, थ्योरम थी मोनोटोनिसिटी वाली। थ्योरम अपने पास क्या थी, मोनोटोनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन थ्योरम। ये थ्योरम अपने पास क्या बोलती है कि जो अपना मोनोटोनिक, अपने कोई फंक्शन बोलना चाहिए मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या अपना या तो इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो ये अपना क्या हो गया अपने पास, एक ये हो गया मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, अगर अपने पास कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो अपन उसका PDF कैसे डिफाइन करेंगे, देन PDF ऑफ y ऑफ gx इज गिवन। पीडीएफ का सिंबल कैसा होता है, अपन लिखते हैं f ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन g डैश इंटू जी इनवर्स ऑफ y इंटू f ऑफ x ऑफ जी इनवर्स ऑफ y। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आप अभी बस केवल फॉर्मूला याद रखिए, इसको एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आपको मैं अगले एग्जाम्पल में बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और वो अपन कैसे डिनोट करते हैं, f ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी, नहीं जी डैश ऑफ जी इनवर्स ऑफ y इंटू f ऑफ x ऑफ जी इनवर्स ऑफ y। तो अपने फॉर्मूले में चीज़ें कौन कौन सी अपने पास, एक तो है जी डैश ऑफ जी इनवर्स ऑफ y एंड सेकंड वन इज f ऑफ x ऑफ जी इनवर्स ऑफ y। तो अपन को ये दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, जो भी अपने पास गिवन PDF हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो। ओके, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए और इस पे अपन एक एग्जांपल करते हैं।
उनने बोल दिया कि उनने बोला कि x इज बिलोंग टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x, देन फाइंड द पीडीएफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या बोला उन्हें, एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अपनी पीडीएफ की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे शुरुआत में एक टेबल दी जाती है, ये होती है टेबल, जो कि होती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन ने देखा कि अपने फंक्शन कौन सा है, अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, हमने बोला कि एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल में पीडीएफ की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्स। ओके, अब सेम चीज अपन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो पीडीएफ की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इन अदर केस। ओके, ये अपन ने देखा। तो अपने पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अपन को इसकी पीडीएफ बतानी है, मतलब कि एफ ऑफ वाई टेकिंग सम वैल्यू वाई, इसकी अपन को पीडीएफ बतानी है। तो अपना ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब बच्चे अपने पास 3 ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ओके, अब 1, 2 एंड 3 बचे हैं। तो अपने पास क्या है, अपन ने बोल दिया y इज इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है कोई, एक्स स्क्वायर। ओके, तो y इज इक्वल टू जी एक्स है, तो जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब कि एक बार अपन उसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बता सकता है? देखो इंटरेक्ट कीजिए जिससे कि आप लोगों का ही फायदा हो। 2x, ठीक है, 2x। और अपन ने क्या बोला था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अपन अपने फॉर्मूले, अपना फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ जी डैश ऑफ जी इनवर्स ऑफ y, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में था एफ ऑफ एक्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ y। तो अपन जो भी फॉर्मूला है उसमें अपन नहीं, जितनी भी क्वांटिटी अपन वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वाली निकालेंगे। ओके, तो जी डैश ऑफ एक्स क्या होता है, अपने पास 2x होता है। अपन ने फंक्शन, अपने पास फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू रूट y लिख सकते हैं, इसको अपन फर्स्ट बोल दिया। एंड सेकंड वन इज y इक्वल टू अपने पास gx है, तो g इनवर्स ऑफ y अपने पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको अपन ने बोल दिया सेकंड, ठीक है। ओके, अब ये जो अपना x निकल के आता है सबसे पहले वाला, इसको अपन पुट्स करते हैं, इसको अपन पुट करेंगे पुट लेफ्ट साइड, नहीं, इसको अपन पुट करते हैं पुट राइट साइड, एंड इसको अपन पुट करेंगे पुट लेफ्ट साइड। मतलब कि ये x की वैल्यू अपन लेफ्ट साइड पुट करेंगे और ये वाले x की वैल्यू अपन राइट साइड पुट करेंगे। जब भी फंक्शन को अपन gx मानते हैं तो जो वैल्यू अपने पास निकल के आएगी, जैसे कि अपने फंक्शन के यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे फंक्शन को अपन ने gx माना है, तो इसमें वैल्यू क्या निकल के आई है, जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। तो जो ये वैल्यू निकल के आएगी उसको अपन पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, और जो अपनी फंक्शन की वैल्यू गिवन हुई है जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको अपन पुट करेंगे राइट साइड में। इतना समझ में आया कि कब लेफ्ट में करना है कब राइट में करना है, ठीक है। तो अब अगर पुटिंग द वैल्यू, हाँ सर प्लीज एक और बार बता दीजिए, समझ नहीं आया थोड़ा सा। देखो फंक्शन क्या गिवन है अपने पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अपन बोल सकते हैं कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ कोई जी फंक्शन ऑफ x है एंड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, एक तो y इक्वल टू जी एक्स होगा एंड एक कंडीशन होगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब कि अपन फर्स्ट और थर्ड वाले को क्लब करेंगे एंड फर्स्ट और सेकंड वाले को क्लब करेंगे। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड वाले को क्लब करेंगे तो वो वैल्यू क्या निकल के आएगी, अपनी x की वैल्यू यहाँ से अपन निकालेंगे विच इज इक्वल टू रूट y, ठीक है। और जब अपन फर्स्ट और सेकंड वाले को क्लब करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी विच इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू, जब अपन y को gx बना रहे हैं तो इस वाली जो भी अपनी x की वैल्यू निकल के आएगी वो अपन पुट करेंगे लेफ्ट साइड में,
मतलब कि इस फंक्शन के लेफ्ट में, और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के राइट में, ठीक है। यस सर। तो अपन लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू, तो अपने पास x की, अपन x क्या पुट करेंगे, बोलते हैं ना जी डैश ऑफ जी इनवर्स ऑफ y, ओके, एंड विच इज इक्वल टू 2√y, ठीक है। इतना आ गया समझ में। यस सर। तो अपनी देखो फॉर्मूले में जो भी अपनी डिनोमिनेटर साइड था वो अपना निकल के आ गया, ओके। और अपन ये न्यूमरेटर साइड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपना एक्सपोनेंशियल के लिए पीडीएफ की वैल्यू क्या होती है, तो होती है लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्स, ओके, यही होती है। एंड फिर इसके बाद तो एफ ऑफ एक्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ वाई अपने पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू रूट वाई, ठीक है। अपन ने यहाँ पे x की जगह क्या, अपन ने x की जगह पुट किया जी इनवर्स ऑफ y, और यहाँ पे अपन ने x की जगह पुट किया रूट y, ओके, ठीक है। तो अपने पास न्यूमरेटर आया अपना ये, डिनोमिनेटर आया अपने पास ये, तो अपने पास पूरी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2 √y इंटू लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा इंटू रूट वाई, ओके। इतना आ गया समझ में। तो अपने पास इस गिवन कंडीशन से अपने पास ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, अपने पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी अपने पास सही हो जाएगा, ओके। एंड फिर इसके बाद अपना सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है, एंड फिर अपन इसके बाद सेकंड चीज पढ़ते हैं, वो है अपने पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अपन ने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ी थी वो भी डिस्क्रीट रैंडम के लिए, वो क्या थी कि अपन मतलब कि पहले अपन लिखते थे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो अपन ने जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ी थी, तो वो क्या थी कि अपन के पास एक प्रोबेबिलिटी, अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया होता था पी, और उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 × 1/2 प्लस 1 × 1/2 प्लस 2 1/4 प्लस 2 × 1/4। तो अपन एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कैसे निकाल देते, 0 × 1/2 प्लस 1 × 1/4 प्लस 2 × 1/4 ऐसे निकालते थे ना। तो इसकी वैल्यू आ जाती थी 1/4 प्लस 1/2, और जो भी निकल के आ रहा है वो, ठीक है, ऐसे निकालते थे। और सेम इसमें अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो अपने पास इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x अपना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विथ पीडीएफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपना एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होगी अपने पास, वो होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू उसकी पीडीएफ, ठीक है। ये जो लिमिट है ना, लिमिट क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो गई कि उसमें क्या दे रखा है, 0 to 1 दे रखा है, या फिर 0 to 1/2 दे रखा है, जो भी दे रखा हो वो अपन लिमिट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और अगर मान लो उन्होंने बोला कि अपने पास एक्स नहीं है, अपने पास कोई फंक्शन, मतलब कि एक्स की जगह उन्होंने बोल दिया कि कोई अपना फंक्शन है, एक्स को रिप्लेस कर दिया, इफ इन प्लेस ऑफ एक्स जी एक्स आ गया अपने पास, तो अपने पास जी एक्स मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स, तो अपने पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एक्स
gx इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब कि उसकी पीडीएफ, gx इंटू एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, इतना आया। ठीक है, एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल है उन्होंने बोला एक्स अपना क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसकी पीडीएफ क्या है, पीडीएफ है अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2 फ्रॉम 0 to 1 एंड 0 इन अदर केस। ओके, तो अपने पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू बताइए आप। इंटीग्रेशन आता है कि थोड़ा बहुत बताऊं? तो इसमें अपन एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे, हो जाएगी अपने पास लिमिट क्या, अपने पास 0 to 1 x इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 0 to 1 वो अपने पास 1/2 अपने पास क्या है कॉन्स्टेंट, तो अपन पूरा बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा अपने पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ओके, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा अपने पास, एक्स का इंटीग्रेशन होता है अपने पास एक्स की पावर, अगर अपने पास 1 है तो इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर, नहीं, अगर एक्स की पावर, अरे अगर x की पावर अपने पास n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब कि पावर अगर इसकी 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली अपने पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम लिमिट 0 to 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 and this is equal to 1/2 इंटू, थोड़ा सा ये मैथ है अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस 3/6 एंड आंसर इसका आ जाएगा 7/12। ठीक है, इतना आया, गॉट इट? थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए आप लोग, बताइए, तुम उस हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है, एंड फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं, एक सेकंड, एंड फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं डिस्क्रीट कंटिन्यूअस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर अपन ने देखा है तो अपन ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए ऑफ मतलब बी गिवन है तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे ये चीज होती है जॉइंट और ये होती है मार्जिनल एंड दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसी चीज को अपन एक और उसमें डिनोट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स व्हेन वाई टेकिंग सम वैल्यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब कि दोनों का जॉइंट, एंड जो भी ये दे रखा हो इसको अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं विच इज, मतलब कि अपन वाई की मार्जिनल क्या होती है, एफ ऑफ वाई ऑफ वाई। ठीक है, एंड फिर अगर अपन इसको इसी टर्म्स को अगर अपन क्या बोलते हैं इसको टोटल प्रोबेबिलिटी के लॉ में लिखें या फिर जॉइंट अपन क्या पढ़ रहे हैं, जॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर अपन जॉइंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको लिखते हैं अपन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये अपने पास क्या हो गया, मार्जिनल हो गया,
into probability f of y when x is taking some value x. ओके, ये अपने पास क्या होगा, कंडीशनल हो गया. ओके, ये अपने पास कंडीशनल हो गया. तो ये अपने पास क्या है, ज्वाइंट की चीज है कि इसमें ज्वाइंट अपन कैसे डिनोट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे अपना वीक 5 ऑलमोस्ट खत्म है. फिर उसके बाद अपन वीक 6 स्टार्ट कर रहे हैं. वीक 6 में टोटल 3 टॉपिक हैं. एक सेकंड में लिख देता हूँ. यहाँ पे अपना वीक 5 है. वीक 5 अपन वीक 5 और 6 के पूरे पीवाई को भी साथ में करेंगे. ठीक है, इतना समझ में आया आपको वीक 5 में क्या क्या चीजें. मेनली इसमें 3 चीजें हैं. ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वीक 6. वीक 6 में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जॉइंट डेंसिटी ऑफ टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, जॉइंट डेंसिटी ऑफ टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ओके, उनने बोल दिया क्या फंक्शन, देखो प्रोबेबिलिटी के 2 रूल होते हैं जो कि आपको मैं बताता हूं. उन्होंने बोला क्या फंक्शन इज सेड टू बी अ जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन. अ फंक्शन f of xy is said to be a jointly distributed function, jointly density function. ये कब jointly density function कहलाया कि तब इसमें जो भी अपने पास प्रोबेबिलिटी हो f of xy वो हमेशा 0 से बड़ी हो. और सेकंड चीज है कि इसकी डबल इंटीग्रेशन हमेशा 1 के बराबर आता है. इसका डबल इंटीग्रेशन हमेशा 1 के बराबर आता है. अगर ये 2 चीजें अपनी पजेस कर रहा है, मतलब ये 2 चीजें अपने पास फॉलो कर रहा है, तो अपने फंक्शन अपन क्या बोलेंगे, अपने पास क्या है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है. ये अपने पास लिमिट ऑफ एक्स हो सकती है और ये अपने पास लिमिट ऑफ वाई बोल सकते हैं अपन इनको. ओके, लिमिट ऑफ एक्स एंड लिमिट ऑफ वाई. ठीक है, अब इस पे अपन 1-2 पीवाई को करते हैं कि इस पे कैसे पूछे जाते हैं. एक ये वाला पीवाई क्यू है. उन्होंने बोल दिया कि यह फंक्शन इज, अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई भी अपना जॉइंट होता है, जॉइंट को अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद दैट एक्स और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये याद आ रहा है, अभी पढ़ा था. ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे कि उन्होंने बोला कि x इज बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म 1,2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. लेट y इज इक्वल टू x1, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल 1, और y इज इक्वल टू x2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल 2. तो उन्होंने बोला कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इसका ज्वाइंट अपन को निकालना है, ज्वाइंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना अपन को इसका. ठीक है, तो यूनिफॉर्म है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम होती है. एक सेकंड, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन x यूनिफॉर्म 1,2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगी अपने पास 1/2, मतलब कि x of 1 is equal to 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 2 is equal to अपने पास क्या होगी 1/2. मतलब कि यूनिफॉर्म है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी सेम का. ठीक है, इतना आया समझ में? हाँ या ना बोलो यार थोड़ा. यस सर. ओके ओके, कहीं भी नहीं है तो मुझे बता देना. आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठो, सॉल्व करो, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब आपको ही करना पड़ेगा. यस सर. तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीडीएफ की वैल्यू क्या होती है, अभी अपन ने पढ़ा था. फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ इज इक्वल टू
लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, यही होती है। तो जब अपने पास लैम्डा की वैल्यू 1 है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ई टू द पावर मतलब कि 1 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 एंड विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा। एंड जब अपने पास लैम्डा की वैल्यू 2 है, देखो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो अपने पास ये क्या है लैम्डा, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये अपने पास क्या हो गया लैम्डा। तो अपनी लैम्डा की वैल्यू 2 है तो अपने पास पीडीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा। ओके, ठीक है। एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अपन क्या लिखेंगे, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन राइट, देखो प्रोबेबल सबसे पहले अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैम्डा अपने पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में पीडीएफ एट 1, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में अपने पास क्या होगा पीडीएफ एट 2, ये अपन ने पढ़ा था अभी ज्वाइंट में। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 1 अपने पास क्या है 1/2 इंटू पीडीएफ अपने पास क्या है अपने पास ई टू द पावर माइनस लैम्डा, प्लस जब अपने पास एक्स इक्वल टू 2 हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है 1/2 और पीडीएफ की वैल्यू है 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या होगी ई टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा, ये अपने पास आंसर हो गया, ठीक है। इतना आया समझ में, और इस हिसाब से अपना क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वीक 5 का है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अपने पास एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होगी, तो अपन ने एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या देखा था अभी कि मतलब कि लिमिट अपने पास क्या है 0 to 1 मतलब कि x इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपन जब इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 0 to 1 x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास 3/2 माइनस एक्स dx, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0 to 1 and this is equal to 0 to 1 3/2 x माइनस एक्स स्क्वायर dx, एंड जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 3 into 1/2 minus 1/3, okay, and this is equal to 3/4 minus 1/3, तो 3/4 0.75 होता है एंड 1/3 इज इक्वल टू 0.33, तो अपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0.42, ठीक है। इतना आ रहा है सबका, यस सर। ओके। यस सर। तो ओके, तो वेरिएंस अब इन्होंने बोला कि वेरिएंस है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेर ऑफ एक्स अपन लिख सकते हैं, एक सेकंड जगह कितनी, हाँ, अपन वेरिएंस ऑफ एक्स लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो अपन ने ये चीज तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है और अपन को कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक सेकंड, अपन ने अभी पढ़ा था कि अगर उनने कोई फंक्शन दे दिया एक्स, मतलब एक्स के ने कोई फंक्शन दे दिया जी एक्स, ठीक है, तो अपनी वैल्यू क्या हो जाती है जी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं इनटू मल्टीप्लाई में दैट पीडीएफ, ठीक है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन अगर इंटीग्रेट करें उस चीज को तो वो क्या होता है, तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास ये बनेगा कि
ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ये लोग आप कैलकुलेट करिए, फिर अपन आंसर मैच करते हैं सही आ रहा है कि नहीं आपका। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा अपने पास, एक्स की जब अपन एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे इंटू 3/2 माइनस एक्स dx from 0 to 1 limit, and this is equal to 3/2 x square minus x cube dx. Okay, and this is equal to 3/2 into x cube by 3 from 0 to 1 minus x4/4 from 0 to 1. ओके, अपन इसमें लिमिट पुट करेंगे तो पहला वाला बनेगा अपने पास 1/2 माइनस सेकंड वाला अपने पास क्या बनेगा 1/4, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 0.25। ये अपने पास किसकी वैल्यू निकल के एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की। अगर आपका आंसर पहले 0.25 आ रहा है और आपने डायरेक्ट पुट कर दिया उसमें, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने अभी ये वाली क्वांटिटी निकाली, ये वाली तो निकाल दी है बट अपने वेरिएंस नहीं निकाला है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.25 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अपने पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितनी आई थी 0.42 का होल स्क्वायर। ओके, एंड अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो कितना होगा 0.25 माइनस 0.1764। ओके, एंड दिस होल आर, एंड ये पूरा आ रहा है अपने पास 0.736। तो अपने पास वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ गया 0.736। ओके, ठीक है, ये अपन कर चुके हैं, ये भी होगा। हाँ, ये कौन सा अभी अपन ने अभी पढ़ा है वीक 6 वाला। इसमें बोल रहा था कि जब ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन टू बी दिस, तो अपन को के की वैल्यू बतानी है। तो दो कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सेकंड थी कि अपने पास इसका डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए अपने पास 1 आना चाहिए। तो ये वाली तो अपन यूज नहीं कर सकते, अपन कर सकते हैं ये वाली यूज। ठीक है, अगर अपन इसको यूज करें तो इसकी मदद से अपन के कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको डबल इंटीग्रेशन आता है कि थोड़ा बहुत बताऊं मैं। हेलो सर वो 1/1 करते हैं वो वाला। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो अपन इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे अपना y is belonging from 0 to 1 and x is from 0 to 1, और f of x का अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड ये अपने पास कितना आना चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए। तो अपन इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या होगा 0 to 1। ओके, f of x of y की वैल्यू क्या है अपने पास क्वेश्चन में k x y है, तो k x y dx इंटू dy। ठीक है, तो k अपने पास पूरा कांस्टेंट है। देखो डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, या तो आप पहले y को इंटीग्रेट करते हैं या अपन x को इंटीग्रेट करते हैं। अगर अपन x को कर रहे हैं तो y को अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे, और अगर y को कर रहे हैं तो अपन x को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं x को इंटीग्रेट दिस फंक्शन को, तो अपने पास k और y अपने पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कैसे लिखेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, k और y अपने पास कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गए। ठीक है, तो फ्रॉम 0 to 1 x dx एंड dy, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2, तो मेरे पास हो रहा है 0 to 1 ky x square by 2 फ्रॉम 0 to 1 dy। ओके, तो ये वाली वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 0 to 1 ky इंटू 1/2 dy। ठीक है, इतना आया। अपन ने पहले एक क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया,
ठीक है। दूसरी वाली को अपन ने कांस्टेंट मान लिया। अब यहाँ पे अपन y को इंटीग्रेट करेंगे तो k और 1/2 उनके पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो अपन इसको बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो अपने क्या बनेगा, k/2 इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम 0 to 1 dy। ओके, ये पूरा 1 के बराबर में चल रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, k/2 इंटू, ये पूरी थी चीज 1 के बराबर चल रही है, जो कि अपने प्रॉपर्टी देखी थी ये वाली। ओके, इसकी वजह से अपने पूरा 1 के बराबर में चल रहा है। तो ये अपने पास क्या बनेगा, k/2, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² फ्रॉम 0 to 1 एंड विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो हो जाएगा अपने पास k/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। तो अपने पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ठीक है, नहीं सॉरी k इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू 4 अपने पास आ जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, इतनी आ रही k की वैल्यू 4। यस सर। यस सर। यस ओके, सर। सिमिलर सा क्वेश्चन यही है कि let x denote the number of the hours a student spend studying in a week, let y denote the number of the hours the same student spend on a rational activities, मतलब कि जो भी एक्टिविटीज करता है वो। तो joint PDM of x and y given as this। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 21c। 21c का मतलब ये हो कि अपन को c की वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन क्या थी अपनी, इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ f of x y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको भी अपन करते हैं। तो इसके लिए जगह कितनी है, बहुत सारी जगह है। तो ये अपनी कंडीशन अगर अपन इसको पुटिंग द वैल्यूज इन गिवन कंडीशन, इन गिवन कंडीशंस, इसका अभी सेकंड पार्ट रह गया पहले वाले क्वेश्चन का, ये वाला, वो कि मैं अभी आगे बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन ने गिवन कंडीशन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले या तो अपन x की कर दो या y की कर दो लिमिट। तो जनरली क्या होता है, अपन पहले y की लिमिट पुट करते हैं। तो y कहाँ से जा रहा है, 0 to 2 एंड x इज फ्रॉम 0 to 1, c इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। c कॉन्स्टेंट दो, पूरे इंटीग्रेशन के बाहर भी निकाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने c को पूरा इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, 0 to 2, और अपन सबसे पहले कर रहे हैं x का इंटीग्रेशन। ठीक है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो y अपना कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा x²/2 प्लस x ऑफ y। तो x की लिमिट क्या है, 0 to y dy एंड विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास c इंटू 0 to 2 1/2 प्लस y। ठीक है, और अपन इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, c इंटू 1/2 का हो जाएगा y/2 फ्रॉम 0 to 2 प्लस इसका हो जाएगा y²/2 फ्रॉम 0 to 2 एंड विच इज इक्वल टू 1। और फिर ये चीज क्या हो जाएगी अपने पास, c इंटू 1/2 प्लस, नहीं 1/2 नहीं, सॉरी 2/2 प्लस 2² इज इक्वल टू 1। ओके, तो अपने पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास 1 + 2 इज इक्वल टू 1। तो 3c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, 1/3। क्वेश्चन में अपने पास पूछा था 21c, तो 21c हो जाएगा पास 7 इंटू, सॉरी 7 नहीं 21 इंटू 1/3 एंड विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, ओके। यस सर। एंड फिर जब ये कंडीशन पढ़ते हैं तो उसके बाद एक और चीज आती है अपने पास कि वो बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, फिर इसके बाद अपन एक और चीज देखते हैं वीक 6 में ही,
इसके बाद क्या होता है, फॉर एवरी, आप लोगों ने वो चीज देखी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन, बताओ एक्स इज 1/2 और वाई 1/2, कुछ ऐसी चीज देखी होगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं अपन, वो ऐसे निकालते हैं कि उन्हें फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि एक्स फॉर एवरी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई देयर एग्जिस्ट टू jointly distributed continuous random variable x and y such that for any two dimension region x, टू डायमेंशन ऑफ रीजन एक्स, एक टू डायमेंशन ऑफ रीजन ए का मतलब क्या है कि उनने एक्स भी कुछ अपनी वैल्यू टेक कर रहा है, एक्स टेक्स सम वैल्यूज एंड वाई ऑल्सो टेक्स सम वैल्यूज, ठीक है। तो इसका अपन प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए, फिर डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई। देखो इस केस में अपने पास क्या था, फंक्शन अपन को पता नहीं था इस केस में, जो कि अपन निकालने के लिए वन के इक्वेट कर देते थे, ठीक है। और अगर इस केस में देखा जाए तो अपन इस केस में फंक्शन अपन को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एक्स एंड वाई निकालनी है, तो इसकी अपने पास लिमिट दे रखी होती है कि अपने पास एक्स कहां से कहां तक जा रहा है और वाई अपने पास कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना। इस पे सेम न्यूमेरिकल कैसा बनता है, देखो फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या निकाला था, अपन ने निकाला था के की वैल्यू निकल गई, तो अपने पास फंक्शन क्या बना, अपने पास एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई क्या बना अपने पास, वो अपने पास बन गया 4xy, और एक्स अपने पास कहां से कहां कर रहा है 0 to 1 एंड y is also belong to 0 to 1, ओके। तो अपने पास फंक्शन पता चल गया, अपन ने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1/2 एंड y इज लेस देन 1/2, ये निकालनी है। तो ये अपन ने कैसे पढ़ा, तो कैसे करेंगे, अभी अपन ने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1/2 and y is less than 1/2, this is equal to double integration of f of xy, ओके। तो अपने पास f of xy क्या है अपने पास, वो है अपने पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ 4xy फ्रॉम x की लिमिट क्या है अपने पास 0 to 1/2 एंड y की लिमिट क्या है अपने पास 0 to 1/2, ठीक है। तो जब अपन इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कैसे करते हैं, ओह इसके लिए तो कम जगह है थोड़ी सी, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 कॉमन है तो 4 कांस्टेंट, तो अपन 4 को बाहर निकाल लेंगे फ्रॉम 0 to 1/2। सबसे पहले अपन x को कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान लेंगे, y को कांस्टेंट माना है, और x का हो जाएगा x² फ्रॉम 0 to 1/2, ओके। अपन जब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो अपना क्या बनेगा, ये अपना बनेगा पूरा, ये अपने पास हो जाएगा 1/8, ओके, ठीक है, 1/8 dy। और अपन इसको 1/8 अपने पास क्या है कांस्टेंट है, तो अपने पास बाहर आ जाएगा पूरा, तो 4/8 इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा अपने पास y²/2, सॉरी ये अपने पास क्या आएगा 4 × 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ y के, और अपने पास क्या बचा 1/2 × y dy, ओके। y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, तो 4/1/8, ओके। y का हो जाएगा अपने पास y²/2 फ्रॉम 0 to 1/2, तो
तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास 4 इंटू 1/8 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, 1/16 एंड आंसर इज करेक्ट। इतना समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Sir. ओके, एंड फिर वीक 6 में अपने पास 2 टॉपिक और बचते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, सबसे पहला होता है 2D यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। 2D यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कंसीडर a region D in R square. तो consider region D in R square if x and y are, if x and y has the joint density function defined as f of x y। इनके जॉइंट डेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी अपने पास f of x y होता है ना, नहीं सॉरी हाँ, जो जॉइंट डेंसिटी ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ डी, एरिया ऑफ डी। डी अपने पास कोई रीजन मान लेते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, 1 अपॉन एयर और x y बिलोंग्स टू दैट डी। ठीक है, तो अपने पास जॉइंट डेंसिटी कैसे निकलेगा, अपन एरिया निकालेंगे और उसको अपन 1 बाई एरिया कर देंगे। ठीक है, और अगर मान, ठीक है, एरिया कर देंगे तो डी का डिफरेंट वो दे रखा होता है। डी अपने पास क्या है, कोई एरिया है, डी अपने पास क्या है, एरिया टू बी फाइंड। ठीक है, अगर उनने बोल दिया कि डी, अगर उनने क्वेश्चन में बोल दिया फॉर एग्जांपल उनने बोल दिया कि डी इज इक्वल टू ए कोमा बी इंटू सी कोमा डी, तो कोई बता सकता है कि इसमें एक्स और वाई की लिमिट क्या क्या है, एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, वाई कहां से कहां वेरी कर रहा है, एनीवन? X A से B और Y हाँ। C से D। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स का कर रहा है अपना ए से बी और वाई अपना कर रहा है सी से डी। ये अपने पास क्या एक टेक्निक हो गई कि अपन आपको लिमिट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, अगर 2D यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन एरिया। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है मार्जिनल, इसके बाद आता है मार्जिनल्स को अपन कैसे इसके बाद आता है मार्जिनल्स। तो अपने पास गिवन क्या होता है, गिवन होता है अपने पास जॉइंट गिवन होता है, तो मार्जिनल ऑफ एक्स निकालने के लिए अपन इंटीग्रेट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। फॉर एक्स तो इंटीग्रेट करेंगे अपन वाई के रिस्पेक्ट में अपनी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को। ठीक है, और x अपन y के लिए करेंगे, देखो x के लिए y करेंगे और y के लिए x को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर x के लिए y और y के लिए अपन कर देंगे x को इंटीग्रेट। ठीक है, और अगर उनने बोल दिया कि ये बताइए कि जब अपने पास गिवन कंडीशन है, अपने पास इंडिपेंडेंस है कि नहीं, इंडिपेंडेंस अपन कैसे बताते हैं, इंडिपेंडेंस अपन बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे अपन इंडिपेंडेंस कैसे बताएंगे, इनका जॉइंट जो होता है वो मार्जिनल के बराबर होता है, मतलब कि मार्जिनल ऑफ एक्स इंटू मार्जिनल ऑफ वाई। ओके, ये अपने पास आ जाएगा इंडिपेंडेंस। ठीक है,
तो इस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये है, उन्होंने बोला कि x एंड y यूनिफॉर्म d है अपने पास, ज्वाइंटली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो d कैसे गिवन है, x प्लस वाई इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो उन्हें बोल दिया व्हाट इज द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले अगर मार्जिनल पूछा तो अपने पास ज्वाइंट अपने को पता है, ज्वाइंट नहीं पता ना, तो अपन कैसे निकाल लेंगे, अपन को ज्वाइंट निकालूंगा एफ ऑफ एक्स वाई का। जब अपने पास ज्वाइंट आ जाएगा तो अपन इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स निकालना है, इंटीग्रेट कर देंगे ज्वाइंट को वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब अपने पास इसका निकालने का फॉर्मूला क्या था, इसका था 1 एरिया। ठीक है, तो अपन को ये तीन कंडीशन जो भी अपने पास गिवन है, इससे अपन को एरिया फाइंड करना है। ओके, इतना आगे समझिए कि अपन को क्वेश्चन कैसे करना है। यस सर। ओके, तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे इसका ज्वाइंट। तो ज्वाइंट फर्स्टली फाइंड ज्वाइंट, फर्स्टली फाइंड ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपना फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होता है 1 एरिया। अब एरिया कैसे निकालें, अब एरिया निकालने के लिए उन्हें कंडीशन दे रखी है डी की, कि ये एक तो ये कंडीशन है, एक ये है और एक ये है। तो अपन निकालेंगे, सबसे पहली कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये अपने पास इक्वेशन क्या की होती है, ये होती है अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, y इक्वल टू, जनरली अपन डिनोट करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अगर उनको थोड़ा और ट्रिकी पूछना है तो इसकी जगह वो अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक x प्लस वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई, जिसका सेंटर है सर्कल, जिसका सेंटर है 0,0, इसका सेंटर है 0,0 पे एंड रेडियस है 2, बाकी 2 का स्क्वायर का अपने पास क्या होता है 4। और ये जनरली दो ही कंडीशन पूछते हैं, या तो वो सर्कल देते हैं या फिर वो क्या बोलते हैं इसको, लाइन देते हैं। तो अगर अपन इन तीनों कंडीशन का यूज करें तो अपन पहले एक वो बना लेते हैं अपने पास, ये मान लो, हाँ, तो मान लो अपने पास एक ये है x, ये अपनी x है y एक्सिस, ये अपनी x एक्सिस। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या होगा, 0 लाइन अपने पास, अरे ये अपनी लाइन है, तो लाइन ड्रॉ होगी ऐसे, इसका ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास 2,0 और ये अपने पास हो जाएगा 0,2। तो अपने पास 3 पॉइंट मिल गया अपन को। सबसे पहला है ये अपने पास 0,2 और अपने पास क्या बनना है, अपने पास ट्रायंगल बनना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2, बेस अपने पास क्या है 2 और हाइट अपने पास क्या है 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा अपने पास एरिया। और अगर अपने पास एरिया आएगा तो अपने जॉइंट डेंसिटी फंक्शन क्या होगा बताना, अगर एरिया 2 है अपने पास तो जॉइंट क्या होगा 1 एरिया एंड विच इज इक्वल टू 1/2, x बिलोंग टू 0 to 2। ओके, ये अपने पास क्या आ गया, जॉइंट आ गया अपने पास। ओके, अगर अपने पास जॉइंट आया तो जॉइंट, तो ये अपने पास x और y मतलब कि जॉइंट आया है। तो अगर उन्होंने बोला कि x की मार्जिनल निकालिए, x की मार्जिनल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, करेंगे कि नहीं, अरे यस सर। फॉर मार्जिनल ऑफ x इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है,
अपन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा अपने पास, देखो अपना जॉइंट क्या है 1/2 है, एक सेकंड, हाँ 1/2 अपन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y की लिमिट अपने को पता होनी चाहिए, तो लोअर लिमिट अपने पास 0 है, ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, और अपर लिमिट निकालने के लिए अपन को एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये कहाँ गई कंडीशन, ये वाली, ठीक है। तो इससे अपनी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यार y इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो अपन इंटीग्रेट करेंगे, अपने पास लिमिट भी है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन भी है, तो इंटीग्रेशन करते हैं और अपने पास आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x माइनस 2, ओके, 0 टू x माइनस 2 ऑफ 1/2 dy, ठीक है। तो अपने पास आंसर ही निकल के कितना आ रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 x फ्रॉम 0 टू x माइनस 2, okay, and this whole r comes out to be g1/2 into x minus 2 which is equal to x minus 2/2, और अपना x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू 2, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास ये अपने पास आ गया जॉइंट डेंसिटी, नहीं मार्जिनल ऑफ x, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। वी नहीं, सॉरी वी नहीं, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2, ये ए वाला, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एक यहाँ पे ये लिमिट में थोड़ी सी लिमिट यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 माइनस एक्स, ठीक है, हो जाएगा अपने पास 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स, मैंने x माइनस 2 लिख जाएगा गलती से, ये जाएगा अपने पास 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अपने वीक 5 और 6 के जितने भी पीवाईक्यू थे, पॉसिबल पीवाईक्यू थे, कुछ सिमिलर से ही आपको क्विज 2 में देखने मिलेंगे, और आप उनको देखोगे तो आप एकदम आनंदमय हो जाओगे, क्योंकि यार ये तो क्वेश्चन करके आए अपन, बस ऐसा ही कुछ होगा। एंड लास्ट के 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपना वीक 5 एंड 6 खत्म हो गया, और फिर अपना वीक 7 एंड 8 स्टार्ट होगा। देखो उन्होंने बोला कि सपोज अ 4-sided फेयर डाइस थ्रोन ट्वाइस इंडिपेंडेंटली एंड रैंडम वेरिएबल y 4-sided है, ठीक है। तो अपने पास सैंपल स्पेस क्या होगा, अपना सैंपल स्पेस हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4, ठीक है। तो उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया z इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस वाई, और इस पूरे का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि अपने पास नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देना है। तो उन्होंने बोला कि अपने पास z की रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले अगर अपन x की वैल्यू 1, अगर अपन सबसे पहला वाला देखें तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करें तो अपने पास z क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। और z x और y की वैल्यू अगर अपन 1/2 पुट करें, सॉरी 1,2 पुट करें तो 5 माइनस 1 - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। और ऐसे अगर अपन पुट करते जाएंगे तो y की रेंज आ जाएगी, अपनी z की रेंज आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। अब कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के देख लो, चलिए ये वाली करते हैं 3,3, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 0 किस केस में आएगी, 0 आएगी एक इस केस में और एक इस वाले केस में, ओके। 0 आएगी अपनी 3,2 पे एंड 3,2 पे। तो ये हो जाएगा अपने पास z 5 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो अपने पास x z की रेंज क्या हो गई 0, 1, 2, 3। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 3 बताइए। तो अपने पास टोटल आउटकम अपने पास कितने हैं,
टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है अपने पास 16, तो 3 कितनी बार बन रहा है अपना जेड, जेड 3 बनेगा केवल 2 टाइम्स, एक तो ये 1,1 में और एक बनेगा इस वाले केस में 4,4 में। तो when z is equal to 4,4 मतलब कि x is equal to 4 and y is also equal to 4, तो which is equal to 3। तो पर टोटल आउटकम्स कितने अपने पास 16, और z कितने बनना है, z is occur in 2 times, z is occur occurs 2 टाइम, तो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ z बराबर 3 क्या हो जाएगा, ये जाएगा अपने पास 2/16 एंड विच इज इक्वल टू 1/8। ओके, बस यहाँ पे अपना वीक 5 एंड 6 खत्म होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वीक 7 एंड वीक 8। ओके सर। सर ये YouTube में पब्लिश होगा? यूट्यूब में रिकॉर्डिंग अपलोड होगी क्योंकि वहां पे लाइव शायद चल नहीं रहा है उनका। तो सर लिंक मिलेगा टेक्स्ट में? लिंक आप अगर ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको ग्रुप पे वो शेयर कर देंगे। ओके सर। सर ये जो स्लाइड्स आप बना रहे हैं ये मिल सकती है क्या? इसका तो आइडिया नहीं है, आप उन लोगों से ही पूछना पड़ेगा। मतलब मैं तो उनको भेज दूंगा, वो कैसे डिसाइड Yes, करते हैं कि स्लाइड भेजना है या नहीं भेजना है, मतलब कि जो मतलब मेन लोग हैं तो उनसे पूछ, उनसे अगर स्लाइड भेजते हैं तो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में ही। यस सर। ओके, और नहीं है तो फिर मुश्किल है। यस सर। ठीक है, देखो अब यहाँ से अपना वीक 7 स्टार्ट। वीक 7 और 8 बहुत ही मतलब उनमें टॉपिक्स थोड़े कम है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो अपन दोनों चीजें करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। सबसे पहला आता है वीक 7। लेट्स से some values, let's some values n, some values अपने पास कितने टोटल n है, n अपने पास क्या है, सॉरी n अपने पास क्या है, IID है, सैंपल मीन। अगर एक सेकंड, लेट x1 x2 xn अपने पास क्या है, IID है। IID मतलब होता है इंडिपेंडेंट, IID इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने पास IID। तो अगर हमने बोला कि x1 x2 एंड xn अपने पास IID है तो इनका सैंपल मीन कैसे बोलते हैं, सैंपल मीन अपन लिख लेंगे x1 प्लस x2 सबका सम xn तक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज इक्वल टू n। तो इसका नोटेशन होता है x बार। ये अपने पास सैंपल मीन होता है, वो अपने पास एक रैंडम वेरिएबल होता है। ये कहते हैं बस रैंडम वेरिएबल। ओके, और एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होती है, विच इज इक्वल टू म्यू, मतलब कि म्यू अपने पास क्या होता है, मीन। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस की अपन वैल्यू निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई n। ओके, और वेरिएंस का एक और फॉर्मूला होता है निकालने का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले, ये थोड़ा याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, यस सर। लेट्स टेक अ एग्जांपल। उन्होंने बोल दिया कि एग्जांपल है अपने पास x1, x2, x10 अपने पास क्या है, IID है। IID विद डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन है अपने पास बाइनोमियल 9,1/3। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूँ कि जो टेबल है ना, वो टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें सब चीज मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी, वेरिएंस मिल जाएगा, इनइक्वालिटी मिल जाएगी। हाँ, इनइक्वालिटी से याद आकर एक इनइक्वालिटी बतानी है आपको।
तो बाइनोमियल में सबसे पहले ये क्या होता है 9, ये होता है अपने पास n होता है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ दी थिंग्स या फिर एक्सपेरिमेंट टेकन, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। एंड ये 1/3 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, p ऑफ सक्सेस, p ऑफ सक्सेस उसको बोलते हैं। तब उसमें एक्सपेक्टेशन की वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अपन ने बोला कि एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होती है, म्यू होती है, विच इज इक्वल टू मीन। एंड वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, आप लोग भी निकालिए, पेन पेपर लेके बैठो, सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है, सबसे पहले अपन सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स बार। ये अपने पास क्या है, एक्स इज अ क्वांटिटी है, इज अ क्वांटिटी एंड इट्स अ सैंपल मीन, इट्स अ सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस। ठीक है, सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस है। तो देखो बाइनोमियल के लिए अपनी म्यू की वैल्यू क्या होती है, फॉर बाइनोमियल के लिए अपनी म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू होता है एन इंटू पी, टेबल, वही टेबल अपन देख लेंगे। तो विच इज इक्वल टू एन अपने पास कितने 10, पी अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एन इंटू 1/3, नहीं सॉरी 9 है, 9 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3 कहां से होगा, विच इज इक्वल टू 3। ये अपने पास म्यू की वैल्यू आ गई। और अगर अपन वेरिएंस की वैल्यू देखें, वेरिएंस अपने पास क्या हो जाएगा, n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी। ये अपन वेरिएंस निकालना है x का, मतलब कि अपन इस चीज का वेरिएंस निकालना है। और पूछा क्या गया है, अपने पास x बार का पूछा गया है। तो वेरिएंस ऑफ x बार क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो अपन सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर निकालना है। ओके, तो अपन इसका वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, n अपने पास कितना है 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या फिर 1 माइनस पी कितना हो जाएगा अपने पास 2/3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार की वैल्यू क्या होगी, विच इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 3 एंड वेरिएंस अपने पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x बार इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ओके, एंड विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.2। इतना आया समझ में? यस सर। ओके, देखो जो भी अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा ना, अपन उस हिसाब से अपनी म्यू और वेरिएंस अपन कैलकुलेट कर लेंगे टेबल की मदद से। आपको कोई भी चीज वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है कि अपने पास इसका वेरिएंस कितना होता है, वो सब ऑलरेडी गिवन रहता है। ठीक है, तो इस वीक में अपन अपने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा अपन करेक्शन करते हैं। ठीक है, अब वीक 7 के ऊपर अपन क्वेश्चन देखें तो अपने पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, दो मेनली दो क्वेश्चन कौन से बनते हैं। सबसे पहला बनता है ये वाला 11, आप सॉल्व करिए, एक सेकंड, हाँ आप सॉल्व करिए थोड़ा। देखो उन्होंने बोला कि ये वायर प्रोड्यूस कंपनी फैक्ट्री मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 50, ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास कितना है 4 kg है। तो उन्होंने बोला कि सपोज द सैंपल साइज इंक्रीज फ्रॉम 81 टू 114। तो बेस्ड ऑन द अबव डेटा गिवन, कहां से कहां कर रहा है अपने पास, अपने इन सब क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अपने पास मीन क्या है, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। मीन अपने पास 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास क्या है 4। तो देखो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन, आपको क्या लगता है, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन सेम होगी या फिर रैंडमली होगी?
क्योंकि सैंपल साइज अपने कर रहा है 81 से 144 चेंज कर रहा है, मतलब कि n इज फ्रॉम बिकमिंग 81 टू 144। ठीक है, तो देखो अगर इस केस में देखा जाए तो अपना जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अफेक्ट नहीं होती अपनी सैंपल साइज से। ठीक है, अपन इसमें लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू Ex is not affected by sample size, affected by change in sample size। ओके, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू रिमेन विल बी सेम। वो चेंज आता है, वो मेनली अपने काय में आता है, अपने पास वेरिएंस में आता है। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड में बोला है कि अपना सैंपल साइज कहाँ से कर रहा है, 81 से कर रहा है 144। और सेकंड में बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस चेंजेस। तो फर्स्ट केस अपन देखा जाए तो फर्स्ट केस अपने पास, फर्स्ट केस क्या है अपने पास, फर्स्ट है अपने पास n की वैल्यू 81 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास, सिग्मा की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्मा स्क्वायर बाय n। ओके, एंड विच इज इक्वल टू 16 बाय 81 एंड विच इज इक्वल टू 0.198। ठीक है, और सेकंड कंडीशन, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, n अपने पास कितना है 144, सिग्मा अपने पास 4 और सिग्मा अपने पास कितना है 16। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार अपने पास क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय n एंड विच इज इक्वल टू 16 बाय 144 इज इक्वल टू 0.111। तो अपने पास क्या कर रहा है, अपने पास वेरिएंस अपने पास वेरिएंस इज रिड्यूसिंग। ठीक है, फ्रॉम 0.198 टू 0.111। ओके, तो अपने पास आंसर बी अपने पास सही हो जाएगा। ये पूरा समझ में आया, क्योंकि एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका पेपर में, और ये शायद 4 या 5 मार्क्स का है। ठीक सर है, कर लोगे? हाँ, सर ये सिग्मा कैसे लिया? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। ठीक है, यस सर। एक सेकंड, देखो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, यस तो सर। वेरिएंस अपने पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ओके, ये कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया है। यस सर। ठीक है, तो सिग्मा अपने पास 4 है, सिग्मा स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा 16। सो 16 बाय 81 इज इक्वल टू 0.198 और 16 बाय 144 इज इक्वल टू 0.111। तो अपने पास वेरिएंस अपना रिड्यूस कर रहा है, जो कि अपन ने देखा कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से अपन ने बोल दिया कि अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। यस सर। ओके, एंड देन फिर इसके बाद अपना वीक 8 स्टार्ट होता है। वीक 8 में टोटल 2 चीजें हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड CLT, मतलब कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आपको कहीं भी समझ ना आया तुरंत मुझे वहां पे टोक देना। अपन पढ़ेंगे वीक 8। वीक 8 में फर्स्ट चीज है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अपन कैसे लिखते हैं, we can write m of x of lambda is equal to expected value of e to the power lambda into x। ठीक है, ये अपने पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। ये अपना लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन एक और चीज पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू CLT। तो ये अपने पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर और एक और इसका फॉर्म होता है m of x of lambda is equal to expectation of e to the power lambda x and this is equal to summation of e to the power lambda x of probability associated with that x। ठीक है, अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी अपन एग्जांपल लेंगे, आप बस ये 2 चीजें याद रखिए। ठीक है, कि अपने पास क्या होता है, कुछ कुछ e to the power lambda x होता है और उसके बाद x, मतलब कि उसके साथ जो भी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है
वो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब एक अपन एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इजी सा। लेट्स से अपने पास एग्जांपल क्या है, अपने पास एग्जांपल है x is belonging to some uniform distribution -1 0 and 1, ठीक है। तो फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके, अपन को क्या बताना है, अपन को बताना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताना है। तो करो आप ये लोग, मतलब अरे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक मैं बताता हूँ, उसके बाद दूसरे वाला आप ट्राई करना। देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 इक्वल टू 1/3। ओके, 0 की भी 1/3 होगी और 1 की भी अपने पास 1/3 होगी। ओके, तो उनने क्या बोला था कि e⁻λx अगर अपने पास 0 है तो 0 लेंगे सबसे पहले, और प्रोबेबिलिटी उस x के लिए दो चीजें होंगी अपने पास, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻λx इज इक्वल टू summation of e⁻λx of probability associated with that x। तो सबसे पहले अपन x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1, तो क्या हो जाएगा e⁻λ इंटू -1। एक सेकेंड, तो क्या होगा e⁻λ इंटू -1। 1 के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है बताना, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, अपन 1 के लिए प्रोबेबिलिटी लेंगे 0 -1 के लिए, और अपनी x की वैल्यू अपने पास क्या है 0, तो लैम्डा इंटू 0 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है, ठीक है, प्लस e⁻λ इंटू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा e⁻λ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 प्लस e⁻λ इंटू 1/3। ये अपने पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। इतना आया समझ में? अरे हाँ या ना Yes, बोलो sir. थोड़ा। Yes, sir. ओके, यस सर। देखो अब इसके बाद उन्होंने बोला कि लेट्स से एक टाइप देते हैं, क्वेश्चन टाइप क्या होता है, क्वेश्चन का टाइप होता है क्वेश्चन टाइप। वो बोलते हैं कि y अपना सम फंक्शन डिफाइन है x1 प्लस x2, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ y बताओ, तो बोलेंगे मोमेंट ऑफ y बताओ, मोमेंट ऑफ y। तो अपन मोमेंट फंक्शन ऑफ y पे लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ x1 प्लस x2 इंटू लैम्डा, सेम अपना इस पे अप्लाई होता है, ठीक है। और जब भी दो फंक्शन प्लस में होते हैं तो उनके मोमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जस्ट लाइक m ऑफ x1 प्लस x2 ऑफ लैम्डा। दो फंक्शन अपने पास क्या प्लस में है ना, तो उनके मोमेंट अपने पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। वो अपन कैसे लिखेंगे, वो अपन लिखेंगे m ऑफ x1 लैम्डा इंटू m ऑफ x2 लैम्डा, ठीक है। ये समझ में आया? अगर उन्होंने बोल दिया कि x1 और x2 IID है तो दोनों चीजें सेम हो गई, ठीक है। x1 एंड x2 IID है, दिस इज इक्वल टू x1 बराबर x2, ठीक है। तो बस मोमेंट फंक्शन अपन कैसे लिखेंगे, m ऑफ x1 प्लस x2 ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू m ऑफ x1, सॉरी m ऑफ x नहीं, m ऑफ x का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों आ रहा है ये पता है ना, क्योंकि इस चीज में अपने पास मोमेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे, बट दोनों चीजें सेम हो गई तो अपन उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर अपन इस पे क्वेश्चन देखें PYQ में, तो उस पे हर बार क्वेश्चन आते हैं जो कि मिनिमम 2 या 3 मार्क्स के तो रहते ही हैं। मोमेंट समझ में आया? यस हाँ सर। सर। ठीक है। ये है, चलो आप सॉल्व करो इसको, मैं भी करता हूं। ओके, उन्होंने बोल दिया कि x2 एंड xd आर IID मतलब कि दोनों सेम होंगे। ओके, वेयर x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद द PMF 0.2 के लिए अपने पास क्या है 0 है, 0.4 के लिए अपने पास 1 है, और 0.4 के लिए अपने सॉरी x अरे उल्टा पढ़ दिया मैंने,
0 के लिए 1/0.2 है, 1 के लिए 0.4 है एंड 2 के लिए भी 0.4 है। तो उन्हें बोल दिया कि डिफाइन अपने पास डेफिनेशन क्या है अपने पास y की, x1 प्लस x2 है, तो फाइंड द mgf ऑफ y बताइए। ठीक है, तो अभी अभी अपन ने देखा कि mgf ऑफ अगर मतलब मोमेंट ऑफ y ऑफ लेमडा अगर उन्हें पूछा तो अपन लिख देंगे मोमेंट ऑफ x1 प्लस x2 ऑफ लेमडा। ठीक है, ये अपन लिखेंगे ऐसे। और x1 और x2 क्या होगा, ओहो, और x1 और x2 अपने पास IID है, तो अपन इसका मोमेंट क्या हो जाएगा अपने पास x1 लेमडा इंटू x2 ऑफ लेमडा। x1 और x2 अपने सर पास पहला IID है, वाला तो ऑप्शन पहला वाला पहला वाला ठीक है ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट होगा। ठीक है, और भी लोग कीजिए और बताइए। तो अपने पास x1 x2 IID है, तो अपने पास मोमेंट ऑफ x का अपन होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो PMF अपने पास क्या गिवन है, अरे हाँ, PMF अपने पास ये गिवन है x का, तो अपन को पहले x का मोमेंट निकालना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, करो आप लोग और आंसर बताओ। तो जब x अपना 0 है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, 0.2। ओके, और x अपना जब 1 है, x की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। और x अगर अपन 2 ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.4 है। और इसका अपने पास क्या होगा, पूरे का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि अपने पास IID है। तो अपन लिख देंगे मोमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.4 इंटू ई टू द पावर लेमडा प्लस 0.4 इंटू ई टू द पावर 2 लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर नंबर बी, सॉरी ए। ठीक है, आया समझ में मोमेंट अपन कैसे लिखते हैं और अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन अपना एग्जाम में आएगा और आपसे आप लोगों से बनेगा भी। सर यदि ठीक है, IID होता है तो उसका स्क्वायर किया जाता है क्या? अगर देखो IID होता है कि मतलब अपने पास x1 बराबर x1 x2 और x3 तीनों बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे तीसरी क्वांटिटी वो लेते x3 लेते तो अपने पास यहाँ पे होल क्यूब आ जाता, क्योंकि 3 क्वांटिटी है, तीनों के लिए मोमेंट अपन अगर लिखेंगे, देखो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो मतलब दो चीजें प्लस में हो तो उनके मोमेंट अपने पास मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों चीजें अपने पास सेम ही है तो अपन उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 चीजें सेम होती तो उनका क्यूब हो जाता है, 4 होती तो अपने पास यस सर। पावर 4 हो जाती है। ठीक है, यस सर। ओके, तो इसी हिसाब से अपन पहले अपने मोमेंट ऑफ एक्स निकालेंगे और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक आध और क्वेश्चन है तो है क्या, नहीं नहीं। अब इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक बनता है, वो होता है अपने पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम। WLLM क्या है? WLLM वीक लॉ ऑफ वो मूवमेंट है, वो नहीं पूछते हैं वो लोग। ओके ओके। अब अपने पास लास्ट टॉपिक बचता है, वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। used to find expected value of, used to find approx value of probability। ठीक है, अब उनने बोल दिया कि अपने पास कोई एक रैंडम वेरिएबल जिसकी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू अपने पास म्यू है एंड वेरिएंस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो by using moment generating function MGF, मतलब कि मोमेंट
जनरेटिंग फंक्शन। तो इसका अपन मूवमेंट कैसे लिखते हैं, एम ऑफ वाई ऑफ लैम्डा अपन लिख लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर लैम्डा स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दीज आर जस्ट नोटेशन, इनको आप बस देखो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे उससे अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, कि अपन सीएलटी की यूज करके अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स से सम x1 एंड x2, उन्होंने बोला कि x1 x2 xn आईआईडी है, इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है अपने पास म्यू और वेरिएंस है इनका सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है, वेरिएंस है अपने पास सिग्मा स्क्वायर। तो उनने फंक्शन डिफाइन कर दिया y इक्वल टू x1 प्लस x2 xn। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होती है, ये होती है अपनी, ये होगी अपने पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। ठीक है, और CLT फॉर प्रोबेबिलिटी which is defined as z is equal to y, मतलब कि that quantity minus expectation of y divided by standard deviation of y। ओके, और इसको अपन डिनोट करते हैं नॉर्मल 0,1। देखो एक सेकंड, हाँ ये होगा अपने पास ये, तो एंड विच इज इक्वल टू y माइनस म्यू। ओके, म्यू अपने पास क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अपने पास सिग्मा स्क्वायर बाई एन, मतलब कि यहाँ से अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अपने पास वेरिएंस का रूट एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ओके, यही होगा अपने पास, एंड दिस इज इक्वल टू ये होगा अपने पास एक्स म्यू, मतलब एक्स का बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है, और ये अपने पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है पूरा 0,1। देखो अब यहां से अपने पास दो चीजें होती हैं, सबसे पहले when CLT ask only normal distribution ask। ठीक है, जब भी वो पूछे कि अगर कि इसके CLT के थ्रू इसका वो निकालिए अप्रोक्स वैल्यू, तो केवल नॉर्मल वो यूज होगा। ठीक है, और अगर देखो इसमें दो केस बनते हैं जो कि क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप अपन को सीधा सीधा क्या याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। केवल ये याद रखो आप CLT में। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अपन निकालेंगे क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा गिवन है, ये तो समझ में आया, फॉर्मूला रट लिया, आया समझ में? यस सर। ओके देखो अब यहाँ पे अपन टोटल इस पे दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब दोनों डिफरेंट वाले, क्योंकि इससे समझ में आया कि वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हमेशा एक दो बार तो पढ़ा ही करो, जिससे कि अपन को पता चल जाए। उन्होंने बोला कि a fair coin is tossed 100 times, let x1 x2 x100 divide the outcomes of these tosses। x1 xi मेरे पास क्या 1 है, वो अपना हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x0 अपना रिप्रेजेंट कर रहा है टेल को। ठीक है, तो s कोई अपने पास रैंडम वेरिएबल है विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 to 100 इनटू xi। ठीक है, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन 100 टॉसेस। Which of the following option is acceptable approximate model of S as per the central limit theorem। CLT की बात हुई तो अपने पास क्या आना चाहिए दिमाग में, नॉर्मल। क्या अपने पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट उन्हें CLT के बेसिस पे पूछ लिया कि आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बेसिस पे बताइए अपने पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा।
ओके। और एक वाला ये क्वेश्चन ये है, अब इसमें बोला कि इन अ लार्ज सिटी ऑफ expected that 20% of children have defective eyes. Suppose a random sample of 400 children is selected from the city. तो x अपने पास क्या कर रहा है, denote number of children who have normal eyesight. Which of the following option is true? अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन उस क्वेश्चन में भी पूछा गया है और इस वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में आपको डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे एक पूरे 400 लोगों की सिटी थी, लेकिन 400 की सिटी है और 20% डिफेक्टेड है। इसमें से उन्होंने कुछ सैंपल सिलेक्ट किए कि उन्होंने पूछा कि आप बताइए कितने चिल्ड्रन अपने पास नॉर्मल आईसाइट वाले हैं। तो या तो अगर वो डायरेक्ट पूछते अगर सीएलटी के बेसिस पे तो अपन ये ऑप्शन पूरे अपनी गलत हो जाते, क्योंकि इसमें एक भी नॉर्मल वाला ऑप्शन नहीं है। आया समझ में इतना कि क्या अपन को नॉर्मल देखना है और क्या अपन को बाइनोमियल या फिर कोई और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं, ठीक है। तो इस केस में उन्होंने बोला कि सीएलटी के बेसिस पे अपन उसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो सीएलटी बात हुई है तो अपना नॉर्मल यूज होगा, तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इतना आया समझ में कि ये दोनों कैंसिल क्यों हुए, कि क्यों करेंगे अपन कैंसिल? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके। एंड फिर अपने पास बचा ये वाला चीज, ये दोनों ऑप्शन। तो देखो नॉर्मल अपन क्या लिखते हैं, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, मतलब कि मीन और वेरिएंस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 100 कॉइन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाँ थोड़ी जगह की कमी है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, मतलब कि म्यू अपने पास क्या होता है मीन एंड सिग्मा होता है अपने पास, सिग्मा स्क्वायर अपने पास होता है वेरिएंस, ठीक है। तो देखो अब उन्होंने बोला कि अपने पास n की वैल्यू कितनी है, 100 है, और नंबर ऑफ दी टॉसेस मतलब कि टॉसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी 1/2। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल म्यू अपने पास क्या होता है n इंटू पी इक्वल टू 100 इंटू 1/2 इक्वल टू 0.50 एंड सिग्मा स्क्वायर क्या होता है अपने पास, देखो एक बार टेबल दिखा देता हूँ आपको। देखो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा अपने पास बाइनोमियल है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा अपने पास बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी n इंटू पी एंड दिस वन इज n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी, ओके। और पॉइजन के लिए होती है e टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर के ये अपनी पीएमएफ की वैल्यू होती है। एक्सपेक्टेशन की वैल्यू होती है ये 1 बाई मतलब लेमडा और लेमडा, ठीक है। जनरली अपने पास एक तो ये यूज होता है या फिर ये वाला मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज हुआ है और उस हिसाब से अपन उनकी म्यू की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 100 इंटू 1/2 इंटू 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 25। तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल 50 मतलब म्यू और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये वाला आया। अब देखो अभी अपन ने उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था सीएलटी के लिए, z इक्वल टू क्या था, y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यही पढ़ा था भाई अभी अपन ने। अब इस चीज को अपन क्वेश्चन में यूज कैसे करें, यस सर। इस चीज को अपन क्वेश्चन में यूज कैसे करें, तो देखो उसने बोला कि यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल नंबर ऑफ हेड्स लाइज बिटवीन 48 एंड 52।
40 एंड 52 का लाई का मतलब क्या होता है कि अपनी प्रोबेबिलिटी, अपने पास जो अपना एस है वो हमेशा 48 से बराबर होना चाहिए और 52 से कम होना चाहिए, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो अपन जब इसमें बाय अप्लाई CLT, तो अपना एस क्या होता है, वो अपना जेड बन जाता है। एंड एक सेकंड, एक चीज मैं बताना भूल गया, आपको एफ जेड वैल्यू कुछ याद आ रहा है कि एफ जेड वैल्यू कुछ होती है? देखो यहाँ पे एक और चीज पढ़ते हैं, एफ जेड, व्हाट इज एफ जेड? तो एफ जेड होता है, एफ जेड इज एफ जेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 3, ये होता है, सॉरी, जेड इज लेस देन इक्वल टू सम क्वांटिटी ए। ठीक है, और 1 माइनस एफ जेड क्या होता है, 1 माइनस एफ जेड को प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो एफ जेड वैल्यू हमेशा इस चीज पे डिफाइन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन सम कांस्टेंट ए, और 1 माइनस एफ जेड अपन कब करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये इसका एफ जेड होता है, और एफ जेड वैल्यू अपन को गिवन रहती है, अपन इसमें कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो अपना एस क्या होता है, इसमें जेड बन जाता है, अपन लिखते हैं 48 माइनस की अपन लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, और यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज लेस देन 52 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड एक्सपेक्टेड 48 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपनी कितनी है, मतलब कि म्यू अपने पास 50 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अपने पास √25। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज, सॉरी, जेड इज लेस देन इक्वल टू 52 माइनस 50 डिवाइड बाय 25। इतना आ गया समझ में? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन टाइप के आपको Yes, क्वेश्चन sir. में पूछे जाएंगे। और बाकी लोग Yes, और sir. भी? ओके ओके, एंड ठीक है, आई गेस आ गया होगा सबको। 48 minus 50 2/5। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस, ये माइनस 2/5 हो जाएगा अपने पास 2/5। ओके, तो ये अपने पास क्या बना, पहला वाला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 0.4। जब अपन इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइन बोथ, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज मतलब माइनस 0.4 से बड़ा और 0.4 से छोटा। ठीक है, ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, ये अपने प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछा कि ए, अगर अपना एक्स ए से बड़ा और बी से बड़ा, तो अपन फंक्शन के टर्म्स में अपन लिखेंगे कैसे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये अपने पास ये यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सेम इसी चीज को यूज करते अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कि माइनस 0.4 एंड 0.4 विच इज इक्वल टू एफ जेड ऑफ 0.4 माइनस एफ जेड ऑफ माइनस 0.4। ठीक है, एफ जेड ऑफ 0.4 अपन को गिवन है सबसे पहले, एफ जेड ऑफ 0.4 इज इक्वल टू 0.6554 एंड एफ जेड ऑफ 0.4 0.3446। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज अपन को गिवन है, अपन अपन उसमें पुट कर देंगे। तो ये अपने पास क्या थी, ये अपने पास थी 0.6554 माइनस 0.3446 एंड विच इज इक्वल टू 0.3108। ओके, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया ये?
ओके, अब इसके यस बाद सर। अपन अपन Yes, sir. आप ये देखो, सेकंड वाले का आंसर आप लोग खुद निकाल के बताना, क्योंकि अगर आप लोग करना सीख गए तो फिर आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट निकालते हैं। तो उनने बोल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अपन को एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिमिलर से बिल्कुल। उन्होंने बोल दिया कि इन अ लार्ज सिटी एक्सपेक्टेड 20% ऑफ चिल्ड्रन हैव डिफेक्टिव आई। 20% मतलब कि, अरे 20% मतलब कि 0.2, और ये अपनी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई। ठीक है, लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैज नॉर्मल। उन्होंने बोल दिया नॉर्मल है, तो अपने पास डिफेक्टिव कितनी है 0.2, और नॉर्मल अपने पास कितनी हो जाएगी 0.8। ठीक है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से ट्रू कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड वाले में से ट्रू कौन सा होगा बताओ, और क्यों? क्योंकि हर एक चीज का रीजन होता है। देखो, इसमें से होगा फर्स्ट वाला, अगर अपन लेंगे तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन के सर हिसाब से तो ठीक है। बाइनोमियल में हाँ n कमा p में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाँ, एन कॉमा पी, तो एन अपने पास हो जाएगा ये हम्म 400, और हाँ, x लिखा है कि डिनोट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉर्मल आई साइड। तो हम्म 20% का डिफेक्टिव है, तो 80% का नॉर्मल है, तो हम्म 80/100 हाँ हाँ, 0.8 करेक्ट, होगा, तो प्रोबेबिलिटी ओके ओके, 0.8 होगा। हाँ ठीक, ये वाला है। और देखो, अब उनने बोल दिया कि अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपने पास कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब कि डिफेक्टिव आईपीस कितना है 0.2, और नॉर्मल अपने पास कितना है, नॉर्मल है अपने पास 0.8। ठीक है, 0.2 एंड 0.8। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, म्यू का n इंटू पी, एंड दिस इज इक्वल टू 400 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 80। एंड वेरिएंस अपने पास क्या होगा, वेर होगा अपने पास n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी, विच इज इक्वल टू 400 इंटू 0.2 इंटू 0.8, एंड विच इज इक्वल टू 64। ओके, बाय बाय CLT we can write probability of z is greater than equal to, इसमें पूछा एटलीस्ट 80, एटलीस्ट 80। तो 80 मतलब कि z अपना 80 से बड़ा होगा, तो 80 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी अपने पास 80 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके, तो ये अपने पास क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन सर 8 जीरो। होगा ना स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया, क्योंकि ऊपर की क्वांटिटी अपनी जीरो बन रही है। ओके, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यहाँ पे अपने पास जीरो आ गई है, और जीरो की अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होती है, यह है क्या, इसको दो तरीके से बताया जा सकता है। नहीं, हाँ, जीरो के लिए अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 0.5 है। ठीक है, तो देखो ये कि बताता कि एफ ऑफ जेड हमेशा, देखो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन जीरो। ये तो पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस दिस 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी लॉस है। ठीक है, तो एफ जेड हमेशा किसके लिए होता है, एफ जेड इज डिफाइंड फॉर ओनली प्रोबेबिलिटी लाइक दिस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू जीरो या फिर एक्स ए। ठीक है, तो इसी वजह से अपन बोल देंगे कि ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जेड लेस देन जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5 है, 0.5 दिस इज इक्वल टू 0.5। ओके, इसका आंसर 0.5 आ जाएगा। तो अपने पास ऑलमोस्ट अपनी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब इस पे अपन मतलब कि अपने पास और मैं पीवाई को लेके आया था, वो अपन करते हैं, और फिर इसके बाद अपना सेशन एंड है।
10 हो गया, 11, 12, 13। देखो 13 में उन्होंने बोला कि एक्स एंड वाई आर, ये एक नया पीवाईक्यू है, ठीक है। ये अपने पास एक नया पीवाईक्यू है, तो अपन इसको करते हैं। उन्होंने बोला कि एक्स एंड वाई आर आईआईडी, आईआईडी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 1,2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास 1/2, ठीक है। अपने पास z एक रैंडम वेरिएबल है विच इज इक्वल टू x प्लस वाई। अन्वेषा आप देखिएगा, क्योंकि आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक नया पीवाईक्यू जो हो सकता है नहीं क्या हो। ओके तो सर। अपन x, ओके देखो सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो रही है और 2 भी हो रही है। तो z अपने पास क्या है x प्लस वाई। तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की अपन 1 ले सकते हैं। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2, y taking some value 1 and y x is equal to 2, ठीक है। ये अपने पास x की टेबल और y की टेबल बन गई है। तो और इसके सर बाद जेड की वैल्यू 2, 3, 3, 4 होगा। हाँ ठीक है। तो z अपने पास z इज टेकिंग, z अपने पास क्या क्या बन रहा है, z बन रहा है अपने पास 2, z अपने पास बन रहा है 3, z बन रहा है अपने पास 4, ठीक है। तो और इसके लिए 2 के लिए प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या है 1/4, ठीक है। 3 के लिए क्या है अपने पास 1/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4 एंड 4 के लिए अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा हमने f ऑफ z ऑफ 3, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 प्लस 3 के लिए क्या अपने पास 2/4 3/4। एंड इक्वल टू 0.75, ओके ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया एंड 19 एंड 20, 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि वीक 7 का आई थिंक ये वाला। हाँ देखो अब उन्होंने बोला है कि x1 x2 एंड x16 आर आईआईडी एक्सपोनेंशियल लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होती है 1/λ एंड वेरिएंस की वैल्यू होती है अपने पास 1/λ का होल स्क्वायर, ठीक है। भाई अपने पास टेबल अपन देखेंगे, आपको आप लोगों को टेबल देखना आ गया क्या कि अपन कैसे इसकी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा कंफर्म करिए आप लोग। तो देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपन क्या लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ओके। वेरिएंस ऑफ x अपना क्या होगा 1/λ का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/4 टू 0.5, ठीक है। क्या अपन को निकालना है y की, ठीक है। तो अपन एक्सपेक्टेशन from I is equal to 8xi प्लस 2 से अपने पास जा रहा है, अपने पास 16 तक जा रहा है, नहीं सॉरी ये कहाँ तक जा रहा है 9 से लेके 16 तक जा रहा है xi, ठीक है। अगर अपन फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेट करें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी अपने 8 इंटू 0.5 इंटू इज इक्वल टू 4, ओके। सेकंड पार्ट के लिए अपन करें तो ई आई की वैल्यू अपने पास E2 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये अपने पास 2 मल्टीप्लाई में तो 2 हो जाएगा, टोटल वैल्यूज कितनी अपने पास 8 है और एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 8, ओके।
Yes, sir. तो अपने पास टोटल एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कितनी आ गई है? अपने पास ई वाई अपने पास आ रहा है 4 + 8 इज इक्वल टू 12 आ गई। 12. ओके, एंड यूजिंग इनइक्वालिटी फाइंड द अपर बाउंड फॉर द प्रोबेबिलिटी x माइनस दिस. हाँ, अपन को इनइक्वालिटी का यूज करके इसका अपर बाउंड निकालना है, ठीक है? तो अपने पास क्या, अपने पास वेरिएंस अपन ने क्या निकाला था? वेरिएंस ऑफ x आया था अपने पास 1/4, नहीं 1/16, नहीं 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 1/4 आया था, ये था अपने पास 1/4. अगर अपन वेरिएंस ऑफ x बार निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय n एंड दिस इज इक्वल टू and which is equal to 1/4 divided by 16 and 1/4 को ना 1/64. लिखते अपन, हाँ 1/4 ना लिखते अपन, इसको लिखेंगे 0.25/16. तो ये अपने पास क्या आ रहा है? 0.015625, ठीक है? अपने पास वेरिएंस ऑफ x बार आ गया. अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार माइनस 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25, ठीक है? ओके, और अपनी देखो ये अपने पास गिवन, ये अपने पास क्वेश्चन में क्या है? गिवन है. और अपने पास इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार माइनस 0.5 इज ग्रेटर देन k, सम k इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइडेड बाय k स्क्वायर, ठीक है? ये अपने पास k, अपने पास क्वेश्चन में क्या है? अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये होगा 0.25. ओके, तो बस इतने में अपना काम बन गया कि अपने पास क्या है? 0.25 एंड वेरिएंस के अपने पास 0.015625. वेरिएंस ऑफ x बार क्या है, ठीक है? तो अपने पास क्या हो जाएगा? अपने पास कैलकुलेट अपने करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइडेड बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.015625 डिवाइडेड बाय 0.25 का होल स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग्स आर कमिंग टू 0.25. ओके, तो यहाँ पे अपना वीक 5 to 8 कंप्लीट होता है. या कहीं भी अगर आपको कुछ लगे तो अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? और नहीं लगे तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर दी क्विज 2. आपको सिमिलर ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो आपसे बन जाएंगे, ठीक है? तो फिर आज के लिए अपन यही Yes, sir. खत्म करते हैं, मीट, ठीक है? थैंक यू सर. ओके ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. थैंक यू.